अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यूर फाइन। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। Today we are about to start with some important characteristics of modern novel. In the previous lectures, we were discussing about modernism, background of 20th century, and what were the major influences of some philosophers, some thinkers, World War on modern literature in general, or more specifically on modern novel. The very first characteristic of modern novel is realism. These novels are uh, based on realism, although in the 19th century, in the 18th century, novels have been written based on realism. They were realistic as well. But the main difference uh, of both these centuries or these two periods in literature, it contains that realism is different in the 20th century. It covers the pleasant as well as the unpleasant aspects of that society. If we were discussing about novels of Dickens or Jane Austen, they were totally based on social issues. But in the modern novel, the more interest has been developed by the writers to the inner thoughts, to the individuals and their feelings, how they are seeing the society, how they are behaving, how they are responding and reacting to the changes around them. तो रियलिज्म जो है 20th सेंचुरी नॉवल का, वो आपको प्लेजेंट एज वेल एज अनप्लेजेंट पिक्चर जो है 20वीं सदी की, वो दिखाता है। सेकेंडली हमारे पास इंडिविजुअलिज्म, जैसे कि मैंने पहले ही बात की कि इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। मॉडर्न नॉवल इज सब्जेक्टिव विच इज बीइंग प्रेजेंटेड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। पहले था कि हैपनिंग्स को दिखाया जाता है, सराउंडिंग को दिखाया जाता है, पॉलिटिकल सोशल इश्यूज को दिखाया जाता है। मॉडर्न नॉवल में ज्यादा जो है वो कैरेक्टर पे फोकस किया है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये राइटर्स फ्रेंडली नॉवल है, ये रीडर्स फ्रेंडली नहीं है। राइटर जो है वो कैरेक्टर के जहन में जाके उसके इनर थॉट्स को इंट्रोस्पेक्ट करता है, उसको डाइसेक्ट करता है और रीडर तक प्रेजेंट करता है। वो जो सोचता है वो कारी को, पढ़ने वाले को बताता है और आगाह करता है कि उसके जज्बात क्या हैं, उसके एहसासात क्या हैं और जो कुछ उसकी सराउंडिंग हो रहा है वो उस पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इस नॉवल में हम ये देखते हैं कि मॉडर्न नॉवल जितने भी हैं, इसमें हम देखते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनकी परसेप्शन क्या है और उनका एक जो डिस्टॉर्टेड ब्लर्ड विजन है वो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी है तो हम देखते हैं कि रिलायबल नरेटर्स नहीं है। जो नरेशन है जब वो फ्रेगमेंटेड होती है, जब वो डिस्टर्ब होती है, जो कहानी सुनाने वाला नरेटर है जब वो खुद मेंटली डिस्टर्ब होता है, जब वो खुद एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, तो डेफिनेटली उसकी जो नरेशन है वो भी रिलायबल नहीं रहती। तो सब्जेक्टिविटी पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिविटी इसलिए है यहाँ पर क्योंकि कुछ फिलोसोफर्स और कुछ थिंकर्स जैसे कि नीट्शे और आइंस्टाइन, उनका जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिविटी का, उनका जो कॉन्सेप्ट है मोरालिटी का, तो उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें मॉडर्न नॉवेल्स पे देखने को मिलता है। उनके नज़दीक कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, बल्कि जो ट्रूथ है वो इटसेल्फ एक नॉट एब्सोल्यूट थिंग है, या आप कह सकते हो ट्रूथ जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। इसलिए हमें सब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं कि वही बात है कि मोरालिटी मोरालिटी जो है वो रिलेटिव है। आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, उसने हमें बताया कि टाइम जो है वो रिलेटिव है। रिलेटिव से मुराद एक चीज जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चीज जो चेंज हो रही है। और ये हमें मॉडर्न नॉवेल्स में या मॉडर्न राइटर्स में देखने को मिलता है कि उन्होंने भी अपने ट्रेडिशन को छोड़ के एक न्यू एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ हो गए, न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स पे गए हम। तो मोरालिटी जो है उनके नज़दीक जिस चीज़ को हम या एक नॉर्म, सोशल नॉर्म्स मॉरल कहते थे, उनके नज़दीक वो कहते थे कि ये इमोरल है, और जो चीज़ हमारे नज़दीक इमोरल है उनके नज़दीक वो कहते थे कि ये मॉरल है। तो बिलखसूस वो इस चीज़ पे फिक्स नहीं है। जो थिंकर्स हैं उस वक्त के, वो कहते हैं कि ये मोरालिटी का जो आइडिया है ये एब्सोल्यूट है ही नहीं। तो एक बंदे के लिए जो चीज़ मॉरल होगी दूसरे के लिए इमोरल होगी, एक के लिए जो गुड होगी दूसरे के लिए बैड होगी। वो कहते हैं कि वन मैन्स आइडिया इज अनदर मैन्स पॉइजन।
या वन मैन्स रिलीजन इज अनदर मैन्स पॉइजन। तो मैरलिटी एक रिलेटिव है और इस पे आइंस्टाइन और नीत्शे की जो थ्योरीज हैं, जो फिलोसफीज हैं, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस। उसके बाद हम देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी थी, सिगमंड फ्राइड का जो कॉन्सेप्ट था अनकॉन्शियस माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का, और उसने जिस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी किया और लोगों तक पहुंचाया, उसका एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, कि दे बिकेम, और ऊपर से जो वर्ल्ड वॉर का एक ट्रॉमा था उसकी वजह से दे बिकेम मैड, दे बिकेम इनसेन, और उनके जो थॉट्स थे, उनकी जो थिंकिंग है, वो फेडेड हो गई, फ्रेगमेंटेड हो गई। सो दे राइटेड नॉवेल्स इन अ स्कैटर्ड फ्रेगमेंटेड वे, और इन्हीं नॉवेल्स को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो नरेटर है उसके फ्रेगमेंटेड थॉट्स हैं, जो जुमले हैं वो पूरे नहीं बोलता, जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये जो इनकम्प्लीटनेस है थॉट की, डायलॉग्स की, एक्शन की, सीन्स की, डिस्क्रिप्शन की, ये यहाँ पर हम देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है साइको एनालिसिस की, वो देखने को मिलती है कि उनके अनकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी अनफुलफिल्ड चीज़ें हैं, कोई रिप्रेसिव थॉट्स हैं, उनकी कोई ऐसी डिज़ायर्स हैं जिनको वो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बात कह नहीं पाते। तो इनर मोटिव्स जो हैं, पीपल देयर इनर मोटिव्स बिहाइंड देयर एक्शंस, बिहाइंड देयर स्पीच, वो हमें मॉडर्न नॉवल में देखने को मिलती है। इसके अलावा के राइटर्स आर मोर फोकस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द हेड्स ऑफ द कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। ठीक है। हम देखते हैं कि जेम्स जॉयस का जो नॉवल है यूलिसिस, उसमें पूरा नॉवल जो है एक लेंथी नॉवल लिखा गया है, और उसमें टोटल एक ही दिन की स्टोरी है वो, लेकिन उसमें पूरा नॉवल लिख दिया गया है। कैरेक्टर के इनर कॉन्शियस माइंड को दिखा दिखा के, या अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लेन कर करके, उसके जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक है, उसको हम डिस्कस करते हैं आगे जाके। यूजिंग दैट टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, हम देखते हैं कि जेम्स जॉयस ने अपने नॉवल यूलिसिस के अंदर पूरा जो नॉवल है उस एक दिन को जो है, वो उसने पूरे नॉवल को उस पे जो है आप कह लो कि एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो एक बड़ी सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, वो है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन मेक इट न्यू के नाम से एजरा पाउंड ने, जो एक मॉडर्न पोएट है 20th सेंचुरी का और बड़ा रिनाउंड पोएट है, उसने एक पब्लिक इन हिज पब्लिकेशन मेक इट न्यू, he presented this concept that now we are living in an age where we are supposed to do something new. We are to experiment something new. We are not supposed to follow the traditional or conventional rules of poetry और इन जनरल आर्ट एंड लिटरेचर। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन हमें देखने को मिलती है, और एक्सपेरिमेंटेशन की सबसे जो जबरदस्त किस्म की एग्जांपल जो हमें मॉडर्न नॉवल में मिलती है, वो एक लिटरेरी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, उसमें है क्या कि राइटर्स जो है वो कैरेक्टर के इनर माइंड में जाता है, और वो जो सोच रहा है, वो अभी हाल में बैठा है तो वो माजी में चला जाएगा, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचने लग जाएगा और वापस आ जाएगा। फिर कैरेक्टर जो है जो सोच रहा है वो रीडर को बता भी रहा है, रीडर उसको जान रहा है। तो ये एक कंफ्यूजिंग और एक आप कह लो कि एक डायलमा है, जो रीडर जिसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील करता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स फील करता है, और उसको समझने में मुश्किल होती है। तो मॉडर्निस्ट जितने भी हैं, यूलिसिस आप देख लो, जेम्स जॉयस का, इसी राइटर ने नॉवल लिखा है द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, उसमें भी आपको ये मिलता है देखने में। इस तरीके से इसकी जितनी भी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं डबलिनर्स में, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज नेम डबलिनर्स, उसमें भी आपको हर स्टोरी में कहीं ना कहीं ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपको नजर आता है। तो रीडर्स को समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके नज़दीक ये जो प्लॉट है, ये जो स्टोरी है, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब राइटर जो है वो मेन जो प्लॉट है, जो मेन इवेंट है, उसको डिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि वो उनके ख्यालात के बारे में जो है वो रीडर्स को बताने लग जाता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक हमें ई एम फॉस्टर में भी देखने को मिलती है, अ पैसेज टू इंडिया में। उसके अलावा हमें वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलोवे टू द लाइट हाउस, उसमें भी देखने को मिलती है। ये दो बंदे जो हैं, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ, इसके अलावा डी एच लॉरेंस, ये लोग जो हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है। इस तरीके से डोरोथी ने भी यूज़ की है,
और जो उस वक्त के मॉडर्निस्ट राइटर्स थे वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये टेक्निक जो है ये एक ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक है जो हमें मॉडर्न नॉवेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉन लीनियर स्ट्रक्चर या नॉन लीनियर प्लॉट हमें मिलता है। अब चार्ल्स डिकेंस की अब हम एग्जांपल लें ग्रेट एक्सपेक्टेशन की, तो एक सीक्वेंस है, स्टोरी जो है वो एक सीक्वेंस में चल रही है, प्लॉट जो है वो एक सीक्वेंस में है कि पिप जो है कैरेक्टर वो पहले छोटा बच्चा है, उसके बाद वो नौजवान है, फिर वो जवान है, और एक हमें उसमें एक लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है प्लॉट। इस तरीके से जो एरिस्टोटल ने भी कहा था कि ड्रामा किस तरीके से होना चाहिए कि उसमें एक यूनिफाइड प्लॉट होना चाहिए, ऐसा प्लॉट होना चाहिए जिसमें से अगर एक इवेंट को हम बाहर निकाल दें तो पूरा प्लॉट जो है वो ज़ाया हो जाए, तबाह हो जाए। अच्छा जो राइटर होता है वो इस तरीके से लिखता है कहानी को कि जितने इवेंट्स हैं उनको, प्लॉट असल में है क्या, प्लॉट है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और इन अ यूनिफाइड वे, जबकि मॉडर्निस्ट का जो प्लॉट है वो एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर पे बेस करता है। और ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर जो है ये हमें मिलता है डार्विन की फिलॉसफी में, आइंस्टाइन का जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिविटी का उसकी वजह से, और फ्राइड का जो कॉन्सेप्ट है साइकोएनालिसिस का, या फ्राइड का जो कॉन्सेप्ट है अनकॉन्शियस माइंड का या कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड का। फ्राइड कहता है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, हमारे थॉट्स कभी भी लीनियर नहीं है, हमारी जो ड्रीम्स हैं वो लीनियर नहीं होती। आप जब ख्वाब देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, आप अचानक से एक जगह पे हैं और अचानक मंजर चेंज हो जाता है, अचानक आप कहीं और चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें राइटर्स जो थे उस वक्त इन थिंकर्स को, इन फिलोसफर्स को पढ़ रहे थे या इनके कामों से मुतासिर हो रहे थे और अपनी राइटिंग्स में भी प्रेजेंट कर रहे थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर्स की वजह से। वर्ल्ड वॉर में मेंटल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी लोगों की कि उनको समझ नहीं आ रही थी, उनकी स्पीच जो है, जो ट्रॉमा है उसमें जो उसका एक नेगेटिव कंसिक्वेंस है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसका एक बहुत बड़ा सिम्टम ये है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनकी स्पीच डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो जुमले को मुकम्मल नहीं कर पाते, या वो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते, वो प्रॉपरली एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आप देखिए कि अगर आज हमारे सामने कोई इस तरह का बंदा मौजूद हो, खड़ा हो, और उसकी स्पीच इस तरह डिस्टॉर्ट हो, तो हम कहते हैं कि यार इसका कोई ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। तो यही हालत ये उस वक्त के किरदारों की है और यही हालत उनकी कहानी के प्लॉट की है। नॉन लीनियर प्लॉट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से है। मिसेस डेलोवे की हम एग्जांपल ले लेते हैं। मिसेस डेलोवे स्टार्ट होता है नॉवल के जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसमें क्लैरिसा का, आई थिंक, शी नीड्स टू प्रिपेयर फॉर अ पार्टी, ठीक है, और उसके बाद आप देखते हो कि नॉवल के स्टार्ट में वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है अप्लाई होती है, वर्जीनिया वुल्फ हमें कहीं और ले जाती है। तो अब वो पूरा नॉवल जो है वो घूमता फिरता रहता है। इस तरीके से एक मॉडर्न नॉवल है जिसकी सेटिंग एक ट्रेन है, वो एक ट्रेन का सफर है, पूरा नॉवल उस ट्रेन के सफर के दौरान ही खत्म हो जाता है, लेकिन वो नॉवल बहुत लंबा लिखा गया है। इस तरीके से जैसे मैंने जिक्र किया जेम्स जॉयस का जो यूलिसिस है वो भी एक दिन की स्टोरी है, लेकिन वो एक दिन की स्टोरी पे पूरा नॉवल लिख देंगे मॉडर्न राइटर्स यूजिंग दिस नॉन लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट along with the literary technique named stream of consciousness। उसके बाद इसमें हमें पैसिमिज्म और ट्रॉमा देखने को मिलता है। अब जो पिछले लोग थे उनके यहाँ आइडियलिज्म था, और इसी तरीके से आप देखते हो कि ऑप्टिमिज्म था, क्योंकि ब्रिटेन वाज ग्रेट एट दैट टाइम, more than half of the world was the colony of Great Britain during the age of Victoria. But after the death of Queen Victoria in 1901, आप देखते हो कि एक शिफ्ट नजर आता है, जितने भी लोग हैं और ऊपर से जो वर्ल्ड वॉर का एक ट्रॉमा नजर आता है आपको, या टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट लोग बोलने लग जाते हैं, तो आपको वो आइडियलिज्म नहीं नजर आता, आपको वाह नहीं नजर आती लोगों के, बल्कि आपको एक पेसिमिज्म, एक नाउमीदी, एक होपलेसनेस, एक मायूसी नजर आती है। जो अपने प्यारे खो बैठे थे जंग में उनको पेसिमिज्म नजर आता है, नाउमीदी नजर आती है। जो एक जंग का जो हॉरर था, जो एक हॉरिफिक सिचुएशन थी उस वक्त, उसका जो ट्रॉमा था और उसके जो कंसिक्वेंसेस थे, मेंटल कंडीशन थी लोगों की, वो ऐसी थी कि अब उनमें होप नहीं थी, बल्कि वो स्केप्टिक हो चुके थे, उनके अंदर जो था डाउट आ गया था, वो रिलीजन को अटैक करने लग गए थे और ओपनली बोलते थे।
ओपनली क्रिटिसाइज करते थे, रिलीजियस लीडर्स को क्रिटिसाइज करते थे, पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिटिसाइज करते थे। आगे हम देखते हैं तो एक एब्सर्डिटी हमें देखने को मिलती है। इसी ट्रॉमा की वजह से, इन्हीं हालात की वजह से हमें मॉडर्न नॉवल में एब्सर्डिटी का एलिमेंट नजर आता है। एब्सर्डिटी का मतलब है मीनिंगलेसनेस। बिल्कुल हर चीज एब्सर्ड हो गई है, मीनिंगलेसनेस, कि उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। इसमें सबसे पहले तो वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट है, जैसे कि मैं हमने बात की। फिर उसके बाद कैपिटलिज्म जो है वर्ल्ड वॉर के दौरान, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर में अगर किसी को फायदा हुआ तो वो उन कॉरपोरेशंस को हुआ जो वेपन मैन्युफैक्चर कर रहे थे या वेपन सेल कर रहे थे। बाकी सारे लोग तो मर रहे थे या मार रहे थे, हर बंदे का माली नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। लेकिन जो उस वक्त की कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, जो वो लोग थे जो उस वक्त कारोबार कर रहे थे, उनका फायदा हुआ। तो एक राइज ऑफ कैपिटलिज्म हमें 20वीं सेंचुरी में देखने को मिलता है। फिर जो रियासतें अलग हो रही थी, खुद मुख्तार हो रही थी, तो वहां पे भी कैपिटलिज्म आ रहा था। सोशलिज्म तोड़ रहे थे, सोशलिज्म को खत्म कर रहे थे और अपनी एक खुद मुख्तार कैपिटलिस्ट रियासत की बुनियाद रख रहे थे। यूरोप में यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ, या यूएसएसआर के साथ जब उसकी बाकी जो रियासतें टूटी, तो हर रियासत ने खुद मुख्तारी का ऐलान किया और साथ साथ वो एक कैपिटलिस्ट रियासत के तौर पे, एक सॉवरेन स्टेट के तौर पे मंजर आम पर आ रही थी। ग्लोबलाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग विद ईच अदर। ग्लोबलाइजेशन, आज हम देखते हैं कि वी से दैट वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल, दिस वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। और लोगों का जो आपस में इंटरेक्शन होता है आज सोशल मीडिया के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, हम एक एक ही लम्हे में कैसे हमारी जो रीच है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारा जो व्यूअर है, हमारा जो रीडर है, वो बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस राइज इन ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी लोग एब्सर्ड हो रहे थे कि एक तरफ तो उनको जिंदगी में कोई होप नजर नहीं आ रही थी, ऊपर से कैपिटलिज्म, ऊपर से वर्ल्ड वॉर्स, ऊपर से ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारे रीजंस थे एब्सर्डिटी के। अब एब्सर्डिटी में क्या होता है कि ऑथर जो हैं, राइटर्स जो हैं, उनका जो बिलीफ है, उनका जो मैनकाइंड के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, स्टेट के बारे में, उनके जो अकायद हैं, उनके जो बिलीफ हैं, उनके जो ट्रस्ट हैं, दे चेंज्ड विद ऑल दीज इवेंट्स गोइंग ऑन अराउंड देम। उनको अब वो रिलाई नहीं करते स्टेट पे, वो रिलीजन पे रिलाई नहीं करते। ठीक है, और वो कहते हैं कि भाई अब अगर रिलीजन की इंपॉर्टेंस होती तो हम पे ये अजाब मुसल्लत क्यों होता, वर्ल्ड वॉर। तो इसलिए वो रिलीजन को अटैक करते हैं। फिर वो स्टेट्स को कहते हैं कि भाई हम आम कॉमन इंसान है, सिपाही तो चलो जंग में जा रहे हैं। अब जब आपके घर पे जंग होती है तो हर इंसान जो हथियार उठाना जानता है वो हथियार उठा लेता है। तो हर इंसान की जिंदगी मुतासिर हो रही थी। वर्ल्ड वॉर इसलिए हम बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। उसके बाद इरेशनल स्पीच, फ्रेगमेंटेड स्पीच और सरियलिज्म हमें राइटिंग में मिलता है, जो एक एब्सर्डिटी की एग्जांपल ही होती है कि कैसे लोग मीनिंगलेस हो गए थे, होपलेस हो गए थे। उसके बाद निहिलिज्म, यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक के बात करेंगे डिटेल में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने नीत्शे पे ज्यादा बात नहीं की थी। नीत्शे का ये एक जर्मन फिलोसोफर था और इसने दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे। एक ही था इसका आइडिया ऑफ सुपरमैन, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैन, और दूसरा इसने इसका एक कॉन्सेप्ट था विल टू पावर। विल टू पावर में ये कहता है कि द विल टू पावर इज द फंडामेंटल ड्राइव ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स टू एक्सर्ट देयर स्ट्रेंथ, क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी। आप देखो ये इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा है, ये स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ये क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। स्ट्राइविंग टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड अचीव एक्सेलेंस। अब विल टू पावर वाला जो कॉन्सेप्ट इसने दिया है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, और रिप्रेजेंट करता है इसका जो कॉन्सेप्ट है, आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है सुपरमैन का, उसको। ये दोनों आपस में लिंक करते हैं। सुपरमैन इसके लिए जो एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है या कैरेक्टर है, और ये कहता है कि एक ये इसका अपना एक आइडियलिज्म है। ये कहता है सुपरमैन एक ऐसा इंसान है या एक ऐसा बीइंग है, एक ऐसा क्रिएचर है दैट इज नो लॉन्गर बर्डन्ड बाय द सोरोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, और उसने हर ऑब्स्टेकल को क्लियर करके जो है वो अपने टारगेट को अचीव करना है। अब ये सुपरमैन का जो आइडिया है, ये उसका एक आइडियल, जैसे प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में एक आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, तो निहिलिज्म एक मॉडर्न फिलोसोफर है
जो कि सुपरमैन का कॉन्सेप्ट देता है। और इसकी एग्जांपल आज भी हमें देखने को मिलती है। आपने देखा है सुपरमैन के कार्टून्स हैं, सुपरमैन की एनिमेटेड कार्टून्स, मूवीज, ये जितनी भी आपको आज देखने में मिलती हैं, ऑल्दो वी आर लिविंग इन अ पोस्ट मॉडर्न एरा, या अभी जो कंटेम्प्रेरी एज हमारी 21st सेंचुरी, आप देखते हो कि जितने भी सुपर हीरोज होते हैं उनकी सब के अंदर एक कॉमन चीज होगी, स्ट्रेंथ, पावर, करेज, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये चीजें, ये जो एक आज जितने भी सुपर हीरोज बनाए गए हैं, आज स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, बैटमैन है, तो ये सारे मुतासिर हैं किससे? इससे, निट्शे से। निट्शे का जो आइडिया है सुपरमैन, क्योंकि ये ऑर्डिनरी लोग नहीं है, ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रेंथ है, ज्यादा इंटेलिजेंट है और अनहार्म्ड है। समटाइम्स देयर आर सम सुपर हीरोज हु आर इमॉर्टल। आप देखते हो कि डेमी गॉड्स हैं, ठीक है, थोर को देख लो आप, थोर भी एक सुपर हीरो है आज। इस तरीके से आयरन मैन है, एंट मैन है, स्पाइडरमैन है, बैटमैन है, सुपरमैन है, कैट वुमन है, ये सारे जो सुपर हीरोज हैं, जितने भी हैं, एक्स मैन है, ये कितने सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ये सारे दे ऑल आर द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ निट्शे। तो निट्शे की ही ये एक तरह से पैदावार है। अच्छा, निट्शे का ये जो कॉन्सेप्ट है, निट्शे कहता है कि निट्शे का जो निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो हमें इधर देखने को मिलता है। निहिलिज्म में हर चीज को डिनाई करते हैं, इवन ये एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं, मोरालिटी को डिनाई करता है। मतलब ये एक तो ये है ना कि मोरालिटी रिलेटिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, रिलेटिव है कि किसी के लिए चीज मॉरल होगी। ये एग्जिस्टेंस पे बहुत ज्यादा बात करते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म और निहिलिज्म ये बहुत इंटरकनेक्टेड है। निहिलिज्म डिनाई करते हैं, ये रिफ्यूट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस को रिजेक्शन, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रूथ रिजेक्ट कर देंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड रिजेक्ट कर देंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ मोरालिटी को रिजेक्ट कर देंगे। तो निहिलिज्म एक रिजेक्शन है जो हमें लोगों में मिलती है, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है लोगों को जो हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे मॉडर्न नॉवल के, जो मैं समझ रहा था कि डिस्कस करना जरूरी है। इन द कमिंग लेक्चर inshallah we will be talking about our first novel, Heart of Darkness by Joseph Conrad, जो 20th सेंचुरी का है। आप कह लो कि एक प्री वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जनरेशन राइटर्स जो हैं, मॉडर्निस्ट राइटर्स, उस उनका एक इंपॉर्टेंट नॉवल है, जोसेफ कॉनराड का नॉवल है हार्ट ऑफ डार्कनेस। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। So this is the end of the lecture. Thank you very much.